डिमांड टॉपिक हमारे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का। बेटा इसकी वीडियो एक पहले मैं आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है देख के आओ। फिर भी एक छोटा सा जिस्ट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने फॉर्मूला कर चुके हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। साथ में एपीसी पढ़ चुके हैं, सिंपल फॉर्मूलेज है बेटा, ध्यान रखो अपने पास में, नोट डाउन करके रखो। एपीएस दैट इज इक्वल टू सेविंग अपॉन में इनकम, ठीक है। और साथ में हमने एमपीसी भी पढ़ा है बेटा। एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, है ना। और साथ में एमपीएस भी पढ़ा है बेटा हमने, वो क्या है, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। बेटा ये सारे फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे मेरी लास्ट वीडियो में, तो जाइए जरा देख के आइए। उसके बाद आप देखेंगे साथ में मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आपको दिखा रही है एग्रीगेट डिमांड के टॉपिक को। डिमांड था, यहाँ बात करें एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है। चलो देखते हैं क्या था एग्रीगेट डिमांड क्या है। मैम डॉलर, क्या बात है मैम, क्या बढ़िया चीज दिखा रहे हो बेटा। हाँ, इसका मतलब है मनी वैल्यू। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्या है, हमारी मनी वैल्यू। जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम डिमांड बता रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बताएंगे, एग्रीगेट डिमांड इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हम कैसे बता सकते हैं। सपोज करो बेटा, अगर मैं आपको कहती हूँ कि इकोनॉमी में 20 करोड़ का मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। भाई बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, दूध तो चाहिए ही चाहिए, क्यों नहीं ठीक है। और सपोज करो हमारी इकोनॉमी में 5 करोड़ के शूज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इतने हमारे गुड्स प्रोड्यूस होते जाते हैं। सपोज करो भाई पेपर देने हैं तो हमारे 2 करोड़ के पेन प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और 1 करोड़ की हमारी पेपर की प्रोडक्शन हो रही है भाई। तो देखो बेटा, आप देख रहे हो ये क्या हो गया, अलग अलग गुड्स की प्रोडक्शन होती जा रही है। इसका मतलब इन सबको जब हम ऐड कर देंगे कितना हो गया, 20 + 5 25, 27 और 28। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में टोटल जो एग्रीगेट डिमांड हो गई वो कितनी हो गई बेटा, 28 करोड़ की। 28 करोड़ की क्या हो गई, मतलब हमने मनी वैल्यू में बताया 28 करोड़ की एग्रीगेट डिमांड हो गई, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको, it is the money value of all goods and services which all the people in an economy are willing to buy during a given period of time। समझे बेटा, ये हमारी ओवरऑल पूरी डेफिनेशन हो गई है एग्रीगेट डिमांड की। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पूरी डेफिनेशन टू द पॉइंट लिखनी है भाई। एग्जामिनर की इंप्रेशन डालना है, परफेक्ट डेफिनेशन लिखना। ओके, आगे देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है एग्रीगेट डिमांड के। आपने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है, अब देखने हैं कंपोनेंट। हाँ जी, क्या है कंपोनेंट, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। यस मैम, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपने काफी बार बताया। बेटा देखेंगे क्या है, डिमांड मेड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, मतलब आपका मन करता है मुझे चॉकलेट खाना है, वो क्या है हमारी, वो है हमारी हाउस होल्ड डिमांड। अब अच्छा बेटा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ ये हाउस होल्ड डिमांड किस पे डिपेंड करती है। जल्दी से आंसर दो, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। मैं नहीं बताऊंगा। क्या है हमारा आंसर, देखेंगे। ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे, मतलब हमारी जेब में पैसे कितने हैं, राइट। ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर। तो आइए देखते हैं, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट, परफेक्ट। देखेंगे हम, और वाइस वर्सा रिलेशन आप नहीं भूलेंगे, अगर इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, मतलब लोग खर्चा कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट फर्म डिमांड, मतलब प्राइवेट फर्म्स की डिमांड। चलिए देखते हैं ये कौन सी डिमांड हो गई, डिमांड मेड बाय प्राइवेट फर्म, किस लिए, फॉर कैपिटल गुड्स, मतलब मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए कैपिटल स्टॉक पे जो खर्चा किया जाता है, फर्म्स जो खर्चा करती हैं वो क्या हो जाती है हमारी प्राइवेट फर्म्स की डिमांड, ठीक है।
चलिए आइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में फिर से बता देंगे बेटा क्या होगा इसका आंसर। ये किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए कि प्राइवेट फर्म्स की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है। जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं देख रही हूँ आप क्या आंसर कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट। क्या था ये, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। परफेक्ट बेटा, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। बॉस मानता है कि नहीं? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक और चीज है बेटा, साथ में बता दो जरा जल्दी से, बहुत सिंपल है। यस बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो दो चीजें हैं क्या मतलब है इनका, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं। मैम ये क्या लिख दिया आपने बेटा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जितनी आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है उस पे कितना एडिशनल रिटर्न आ रहा है। आइए देखते हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ रिटर्न व्हेन एन एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन। राइट, ये क्या है मैम, मोर पिकॉक। यस बेटा, पिकॉक। पिकॉक का मतलब यहाँ पर है मोर। ओके मतलब मैंने आपको बताया कि अगर MEI मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो क्या मतलब है, मतलब हमारा रिटर्न ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, और इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देख रहे हैं सेकेंड थिंग, अगर MEI ROI से कम हो जाता है तो क्या होगा, तो हमारा एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बेटा। एक और चीज, अगर दोनों चीजें इक्वल हो गई तो बेटा उसका अपना थॉट है, वो सोचेगा इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, उसकी अपनी मर्जी है। राइट, परफेक्ट। ये थी हमारी यहां तक का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट कब कब डिमांड करती है मैम, ये कैसा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान करो। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ करती है, अगर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना करे तो आपको ये पब्लिक पार्क, आपको ये फ्लाईओवर्स नहीं मिल सकते। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट को भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा मैम, चलो बताओ जरा, ये गवर्नमेंट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन पे। गवर्नमेंट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, जल्दी से। गवर्नमेंट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट बजट। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, थैंक यू। तो देखेंगे ये गवर्नमेंट बजट किस तरीके का है। देखिए बेटे, जनरली हमारे पास दो टाइप्स के बजट हो सकते हैं। एक डेफिसिट बजट, जो ये है हमारा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का हमेशा मतलब है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है बेटा वो ज्यादा है, किससे, रिसिप्ट से। बेटा जब जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है इसका मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझे बेटा, बढ़िया, मजा आ गया। जरा आप जल्दी से बताओ कि अगर सरप्लस बजट होगा तो क्या होगा बेटा, फिर जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या कम होगा। मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर सरप्लस बजट है इसका मतलब एक्सपेंडिचर बजट जो है, एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो क्या है, कम है, और रिसिप्ट ज्यादा है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई बढ़िया है ये तो, इसका मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। राइट, परफेक्ट। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट डिमांड। चलो भाई, थोड़ी फॉरेन एक्सचेंज की भी बात कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की बेटा, जब भी यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाहर की कंट्री से लिंक कर रहा है चीज। एक्सपोर्ट करना है मतलब बाहर भेजना है चीजें। नेट एक्सपोर्ट, चलो यहाँ पे जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक बच्चों की प्रॉब्लम है, जो बच्चे हमेशा ही उल्टा लिख देते हैं। फॉर्मूला आता है हमारा नेशनल इनकम चैप्टर में तो भी उल्टा लिख देते हैं। भाई जल्दी से बताओ कि फॉर्मूला हमारा हो जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा हमारा नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बिल्कुल बढ़िया बेटा, अब बताएंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में भेजो, मैं आपका वेट कर रही हूँ।
बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। आपके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, ये डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। चलो आओ देखते हैं कैसे कैसे होता है ये। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा बढ़ जाएगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जब हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और हमारी कंट्री में प्राइस ज्यादा होने की वजह से इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब इसका इफेक्ट हमारे पास में क्या रहा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट भी हमारे जो है वो बढ़ जाएंगे। क्या हुआ, एक बार फिर से देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गया तो हमारे नेट एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ जाएगी, राइट। अगेन वाइस वर्सा रिलेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है बेटा वो किसके इक्वल है। तो अगर हमने देखा ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट से, ये सारे के सारे कंपोनेंट लिंक करते हैं हमारी कंजम्पशन डिमांड से और इन्वेस्टमेंट डिमांड से, ठीक है। दैट इज व्हाई हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोग याद रखेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट अपने पास में बनाते रहिएगा जैसे जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते जा रहे हैं। ध्यान रखना पिछली वीडियो जरूर देखना, ठीक है, हो जाएगा। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बेसिक फॉर्मूला दे चुकी हूँ, एडिशनल एक और फॉर्मूला उसमें ऐड कर लीजिए। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना इसका कर्व कैसा होगा। बेटा मैंने आपको बताया था हमारा कंजम्पशन कर्व जो है वो कुछ इस टाइप से होता है। कैसे हो गया ये कंजम्पशन कर्व, ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, राइट। इसके बाद में ये सारी की सारी क्या है, हमारी इंड्यूस कंजम्पशन, ठीक है। इससे हमारा कंजम्पशन कर्व जो है बेटा वो कैसा बन जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और साथ में देखेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट बेटा इस चैप्टर में क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज व्हाई हम देखेंगे कि हमारी पैरेलल रहेगी किससे, एक्स एक्सिस से, राइट। तो आप लोग सब ध्यान रखेंगे इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, परफेक्ट। तो देख रहे हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होना चाहिए। बेटा आपको पता है एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मींस कंजम्पशन क्या है, हमारी अपवर्ड स्लोपिंग। इसी की तरह सेम पैरेलल हमारा कर्व बन जाएगा। ये येलो कलर से आप जो कर्व देख रहे हैं ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। बेटा इनका जो गैप है वो किसके इक्वल आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है। जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू कंजम्पशन। दैट इज व्हाई हमारा कर्व जो है पैरेलल बनेगा किसके, कंजम्पशन कर्व के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है आप लोगों के पास, क्या, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो जैसे ही पेपर में आते हैं आपको परेशान करते हैं। यार ये हमने लाइन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, हो सकता है फर्स्ट लाइन ठीक हो सकता है सेकेंड लाइन रॉन्ग हो। तो मैं क्या करूं? चलिए आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। आइए स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन इज एग्रीगेट डिमांड कर्व विद अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। हमें क्या बोला इन्होंने, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ये तो मैम बिल्कुल ठीक है, आपने अभी बताया था। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, हाँ मैम ट्रू, ये ठीक है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद देखो रीजन क्या दिया हुआ, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मैम ये भी बात ठीक ही लग रही है, बिल्कुल। अभी आपने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैम इसका मतलब दोनों ठीक है ना। हाँ चलो बेटा एक बार मेरी बात मानना, क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे, ठीक है। हाँ जी आगे क्या लिखा है, बोथ ऑफ देम आर नॉट अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ इनकम। अब देखो ये पूरी लाइन आपने पढ़ ली। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर होना चाहिए इनमें से, जल्दी से मैं वेट कर रही हूँ। फर्स्ट है आपका बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion, right? Then is both assertion reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. And the third one is assertion is true but the reason is false. Assertion is false and the reason is true. ठीक है, ये चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, वेट कर रही हूँ। आज देखो जरा कौन सही आंसर देता है इसका। देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स में यहाँ क्या आंसर दे रहे हो आप लोग मुझे।
बेटा फिर भी क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ, जिन लोगों ने आंसर नहीं किया दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। assertion is true but the reason is false। ऐसे कैसे हो गया, हमें तो दोनों बातें ठीक लग रही थी और आपने बोला कि रीजन फॉल्स है। कैसे बेटा? देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन आगे बोला गया बोथ ऑफ देम आर नॉट अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ इनकम। मतलब अगर जो अफेक्ट इनकम की वजह से इन पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता बेटा, कंजम्पशन पे अफेक्ट पड़ता है। लेकिन मुझे बताओ क्या इन्वेस्टमेंट पे इस चैप्टर में कोई भी अफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता बेटा। इस चैप्टर में आप याद रखेंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कैसी है, कांस्टेंट। कैसा है कर्व? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तभी आपको बताया बेटा मैंने, इसका मतलब ड्यू टू इन्वेस्टमेंट की बात पे ये हमारी स्टेटमेंट क्या होती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। समझे बेटा? तो अब हम कह सकते हैं हमारा आंसर है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ठीक है। आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो 11th से मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ बेटा, डिमांड और सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ बता रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बता रही हूँ। बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे भी आपकी लाइफ में आपके काम आता रहेगा। मैं नहीं मानता। तो क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई? सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ध्यान रखेंगे, यहाँ सप्लाई की बात हो रही है। जब भी सप्लाई की बात होती है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स। तो हमने देखा जितने सारे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना सेल कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, मनी वैल्यू आ जाएगी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which all the producers in an economy are willing to sell during a given period of time. Perfect. तो बेटा यहाँ पे आ रहा है एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल है। मैं तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बेटा बहुत ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए ध्यान रखना, जयती मैम ने बताया एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम के हमेशा इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग नेशनल इनकम टॉपिक पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम टॉपिक में हमने देखा था कि एक प्रोडक्शन मेथड होता है, मतलब इकोनॉमी के अंदर जितनी सारी प्रोडक्शन होती है वो इक्वल होती है हमारी नेशनल इनकम के। इसका क्या मतलब है? जितनी सारी प्रोडक्शन उतनी ही नेशनल इनकम। इसका क्या मतलब है? जितनी सारी हमारी प्रोडक्शन है वो ही इक्वल है हमारी एग्रीगेट सप्लाई के। इसका मतलब फाइनली हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम के बिल्कुल इक्वल है। परफेक्ट। देखेंगे अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल है तो बेटा मैं आपको कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ, हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब अगर हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, क्या? कंजम्पशन और सेविंग। अगर इनकम कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल है बेटा तो ध्यान रखना एग्रीगेट सप्लाई भी किसके इक्वल होगी? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। ठीक है बेटा, राइट। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आता है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अच्छा। इसके बाद देखो स्केड्यूल के बेस से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, अगर हमारी नेशनल इनकम 0 होती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी होगी? 0, राइट। 1000 तो ये भी 1000, अगर 2000 है तो ये भी 2000 बेटा, 3000 है तो ये भी 3000, 4000 है तो 4000, बिल्कुल सेम चलेगी। देखो कैसे आगे इसका कर्व बनेगा। मैम ये क्या बना दिया आपने? 45 डिग्री का लाइन, ये तो हम बनाते थे मैथ्स में। हाँ। बेटा यहाँ भी बनाना है। मैंने आपको बताया है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो टोटली पूरी की पूरी इक्वल है किसके? नेशनल इनकम के। इसीलिए हमारा जो कर्व है बिल्कुल एक सेंटर्ड लाइन बनेगी जो हमें रिफ्लेक्ट करेगा कि ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जहां हमें दिखा रहा है 45 डिग्री का एंगल, राइट। परफेक्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई हमारा वाई एक्सिस पर है और नेशनल इनकम हमेशा हमारा एक्स एक्सिस पर आता है। तो ये दोनों चीजें क्या है? एक दूसरे का रेप्लिका है। जो चीज हमें वाई एक्सिस पे दिख रही है
वही सेम चीज हमें नजर आ रही है नेशनल इनकम की एक्स एक्सिस पे। परफेक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। ये हमें शो कर रहे हैं कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है कैसा है, 45 डिग्री का। परफेक्ट। तो यहाँ हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होता है। आपको ध्यान रखिएगा, जयती मैम ने बताया है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और जो कर्व है कहां से बनेगा बेटा, बिल्कुल सेंटर्ड लाइन, दैट इज 45 डिग्री की लाइन। बस आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे होगा, किसके इक्वल होगा और फॉर्मूला किसके इक्वल होगा। बात तो सही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इसी तरह की इजी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। हर एक टॉपिक को इजी कर दिया जाएगा आपके लिए। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देते रहिए, या आपके कोई डाउट्स हैं वो भी जरूर सेंड कीजिए, सो दैट कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ आप हमें और ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज edumission.co.in।